आप सभी लोगों का सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी पर स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम राजकांत साहू है और मैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आज हम डिमांड टॉपिक को इंक्लूड करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि डिमांड होता क्या है, व्हाट इज द डिमांड। वी कैन से सम पीपल डिमांड इज द विलिंगनेस एंड डिजायर, बट some scientists is not agree with this definition. Demand is not willingness and desire. Demand is the willingness and desire with the effective by the consumer at particular time and particular market. So it's called the demand. Some consumer purchase the commodity particular time and particular market with the effective prices is called the डिमांड। तो आप जैसा भी जानते हैं कि डिमांड को हम विलिंगनेस से, डिजायरनेस से डिफाइन नहीं कर सकते कि हम इसको बोलेंगे डिमांड है। डिमांड को हम कंप्लीट तभी कहेंगे कि जब कोई कंज्यूमर मार्केट में जाता है, उस पर एक निश्चित प्राइस कमोडेट करता लगाता है कि उसकी एक निश्चित प्राइस है एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर मार्केट पर, तभी हम उसको डिमांड बोलेंगे। हर आदमी सोचता है कि डिजायर, हर आदमी के अंदर से डिजायर उत्पन्न होती है कि जब डिजायर, अगर मेरी डिजायर है कि मैं एक बाइक खरीदूं, तो हम उसे डिमांड नहीं बोल सकते। डिमांड हमारा तभी होगा जब उसको फाइनली मैं परचेज करूंगा, उसे मैं कंज्यूम करूंगा, उसको मैं यूज करूंगा, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, डिमांड बोल सकते हैं। तो आप इस चीज से अंडरस्टैंड रहेगा, डिमांड हमारा जो होगा डिजायर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डिमांड हमारा जो है डिजायर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आपका विलिंगनेस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? विलिंगनेस नहीं होगा। ये दो चीज ध्यान देना। एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जामिनर जो पूछता है, हमेशा एग्जाम में अगर क्वेश्चन देगा तो क्या पूछेगा, डिमांड इज द इफेक्टिव डिजायर। ध्यान देना, क्या होगा, इफेक्टिव डिजायर इज कॉल्ड द डिमांड। इस चीज का केवल डिजायर, केवल विलिंगनेस डिमांड नहीं होगा। क्या होगा? इफेक्टिव डिजायर। क्या होगा? इफेक्टिव डिजायर इज कॉल्ड द डिमांड। आप इस लोग इस चीज से अंडरस्टैंड है। इसके बाद हमसे पूछा जाता है कि काइंड ऑफ द डिमांड, डिमांड कितने प्रकार से होते हैं। डिमांड हमारा 3 प्रकार से डिफाइन किया गया है। फर्स्ट इज द प्राइस डिमांड, सेकेंड इज द इनकम डिमांड, थर्ड इज द क्रॉस डिमांड। तो इसको हम फर्दर इसमें थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। यहां पर लिख लीजिए काइंड ऑफ डिमांड। क्या होगा? काइंड ऑफ डिमांड। फर्स्ट इज क्या हमारा प्राइस डिमांड, सेकेंड इज द इनकम डिमांड, थर्ड इज द क्रॉस डिमांड। प्राइस डिमांड क्या होता है? प्राइस डिमांड को हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि द वेरियस कमोडिटी एंड सर्विस परचेजिंग बाय द कंज्यूमर या विलिंग टू परचेज ऑफ द कंज्यूमर विद ऑल पॉसिबल प्राइस इन द पर्टिकुलर टाइम इन द पर्टिकुलर मार्केट। मतलब जितने भी वो कमोडिटीज को एक पर्टिकुलर प्राइस पर परचेज करता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर पॉइंट टाइम पर, पर्टिकुलर मार्केट प्लेस पर, उसको हम बोल देते हैं प्राइस डिमांड। अब प्राइस डिमांड क्या डिफर करता है? किसी कमोडिटी की प्राइस, किसी कमोडिटी की क्या करता है, प्राइस करता है। क्या डिफर करता है? किसी कमोडिटी की प्राइस करता है। उससे रिलेटेड हमारा क्या होता है, प्राइस डिमांड। इनकम डिमांड क्या होता है कि द वेरियस कमोडिटी ऑफ द क्वांटिटी परचेज बाय द कंज्यूमर या विलिंगनेस टू द कंज्यूमर वेरियस डिफरेंट ऑफ द इनकम। क्या करता है? इनकम पर डिफरेंट करता है। जो डिमांड इनकम से रिलेटेड हो उसे हम बोल देते हैं इनकम डिमांड। सम पीपल एज सम कंज्यूमर क्या होते हैं, किसी का इनकम हाई होता है, किसी का इनकम क्या होता है, थोड़ा लोअर होता है, तो अपनी डिमांड और इनकम के अनुसार भी क्या करता है, इनकम अनुसार भी क्या करता है, उसको डिमांड करता है कि जिसकी जितनी इनकम होती है उसी वस्तु को उतनी परचेज पर क्षमता रखता है। इसके बाद क्या होता है, जो आपकी क्रॉस डिमांड होती है, क्या होती है, क्रॉस डिमांड। ये क्या बताती है, ये कहती है क्रॉस डिमांड कि ये ऐसी सिचुएशन उत्पन्न करती है किसी भी कंज्यूमर में कि जब किसी एक कमोडिटी की वस्तु वो सब्स्टिट्यूट में आती है। ये क्रॉस डिमांड क्या होती है, सब्स्टिट्यूट में आती है। दो कमोडिटी एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। जब किसी एक वस्तु की कीमत मार्केट में इंक्रीज हो जाती है तो उसमें क्या होता है, उसका सब्स्टिट्यूट जो गुड्स होता है कंज्यूमर उस पर डोमिनेंट
हो जाता है। लाइक दैट जैसे टी एंड कॉफी। टी कॉफी में क्या होता है, मार्केट में क्या होता है, चाय की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाए, क्या होता है, चाय की कीमत क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। और चाय की कीमत इंक्रीज करने से कॉफी की कीमत अगर कांस्टेंट रहे तो लोग क्या कहते हैं कि बहुत लोग ये माइंड में सोच लेते हैं कि अगर कॉफी हम लेते हैं, चाय की कीमत और कॉफी की कीमत क्या है, एकदम सेम, तो क्यों हम कॉफी पी लें। तो इसलिए जो सब्स्टिट्यूट गुड्स भी होते हैं वो भी डिफर करते हैं, क्या, क्रॉस डिमांड। मतलब क्या, एक वस्तु की कीमत में इंक्रीज होने पर कंज्यूमर दूसरी वस्तु पर डिपेंड हो जाता है, उसे बोल देते हैं हम क्रॉस डिमांड। तो एज आपको डिफाइन किया गया है कि प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड और क्रॉस डिमांड क्या होता है। तो प्राइस डिमांड आपके प्राइस रिलेट होता है किसी कमोडिटी का, इनकम डिमांड किसी पर्सन की इनकम से रिलेट होता है, क्रॉस डिमांड जो होता है दो सब्स्टिट्यूट, दो गुड्स से रिलेशन होता है, उनकी प्राइस रिलेशन होता है। एक वस्तु की प्राइस इंक्रीज होती है तो लोग क्या करें, दूसरी वस्तु पर वो परचेज करने लगते हैं। ये जब इंक्रीज हो सकता है, ये डिक्रीज हो सकता है, वहीं से बोल देते हैं काइंड ऑफ द डिमांड। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हम बोल देते हैं, पूछा जाता है कि लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, आप दो चीज को कंसिडर कर लीजिएगा, आप इससे दो चीज रिलेट करिए। फर्स्ट इज प्राइस, सेकेंड इज गुड्स। ठीक है, तो ये क्या बताता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड गुड्स, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द डिमांड। ऐसे क्वांटिटी जिनकी डिमांड करते हैं किसी एक रिलेटिव उसके प्राइस है। तो ये क्या बता, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, हमारे साइंटिस्ट अल्फ्रेड मार्शल थे, उन्हें आके बोला है कि जब किसी वस्तु की मार्केट में किसी वस्तु की प्राइस इंक्रीज होती है, समझना बात को, किसी मार्केट में किसी वस्तु की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो उस संबंध में क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, उसी फर्दर उस रिलेशन डिक्रीज या इंक्रीज हो जाए। कहना क्या चाह रहे हैं, अगर मार्केट में किसी वस्तु की प्राइस इंक्रीज होगी तो सेम ही क्वांटिटी की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये केस इन द मार्केट में होता है। ऐसे अगर किसी वस्तु की प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, डिक्रीज। मतलब ये क्या बताता है, इनवर्स रिलेशनशिप, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द डिमांड। समझना बता, द रिलेशनशिप गिव द इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द डिमांड इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। क्या बताता है, इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, इनवर्स इनवर्स क्या बताता है, इनवर्स रिलेशनशिप बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है, इनवर्स रिलेशनशिप बताता है। इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड। इसके बाद क्या होता है कि हमारे कुछ लॉ ऑफ डिमांड ऐसे गुड्स आते हैं कि वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं, तो हम उसको बोल देते हैं एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोल देते हैं, एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। हमारे कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते। हम कह देते हैं कि किसी वस्तु की मार्केट प्राइस इंक्रीज होने पर उस वस्तु की डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है, या किसी वस्तु की प्राइस डिक्रीज होने पर उस वस्तु की डिमांड का इंक्रीज हो जाती है। तो ये केस का सम गुड्स में होता, मतलब मोस्टली गुड्स में होता, पर कुछ केस में ऐसे गुड्स भी होते हैं जो ये लॉ फॉलो नहीं करता। उस केस में हमारे एक साइंटिस्ट थे, ये हम बोल देते हैं रॉबर्ट गिफन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉबर्ट गिफन बोल देते हैं, और उसी को हम बोल देते हैं गिफन गुड्स। क्या बोल देते हैं, गिफन गुड्स। तो हम यहाँ पे थोड़ा बात कर रहे हैं एक्सेप्शन ऑफ द लॉ। क्या बात करेंगे, एक्सेप्शन ऑफ द लॉ, एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ, एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। फर्स्ट चीज क्या है, इसमें ये बात की जाती है गिवन गुड्स की। किसकी बात की जाती है, गिवन गुड्स की। गिवन गुड्स को हम बोल देते हैं इनफेरियर, इनफेरियर गुड्स। क्या बोलते थे, इनफेरियर गुड्स। इसको कौन दिया था, गिवन बाय द, हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट
क्या नाम था, रॉबर्ट गिफिन। उन्होंने इस सक्सेशन लॉ में अपना कुछ स्टेटमेंट दिया था और उसी का नाम से बोला जाता है गिफिन गुड्स। लाइक दैट क्या होते हैं, बहुत से हमारे देश में पुअर फैमिली बिलोंग करते हैं, तो अपने कंजम्पशन के लिए क्या यूज किया जाए, तो उन्होंने इस पर एक एग्जाम्पल दिया था, जिस एग्जाम्पल उन्होंने बताया था किसका, बाजरा का, बाजरा का उसने एग्जाम्पल बताया था। उन्हें कहा था कि जब किसी व्यक्ति की या किसी कंज्यूमर की लिमिट रिसोर्सेस होती है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, आप 100 रुपए में अपनी फैमिली कंजम्पशन कराना चाहते हैं, तो इसमें क्या होगा, जैसे बाजरा हो गया, लाइक दैट हम यहाँ पे व्हीट मान लेते हैं, ठीक है, ग्राम मान लेते हैं, ये 3 कमोडिटी का वो कंजम्पशन करता है, किसका किसका, बाजरा करता है, व्हीट करता है, ग्राम करता है, सपोज। अब वो 100 रुपए में 80 रुपए की क्या खरीदता है, बाजरा कंजम्पशन करता है, बाकी 10 रुपीज में व्हीट और 10 रुपीज में ग्राम कंजम्पशन करता है। अगर मार्केट में इसकी प्राइस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, समझना बात। अगर मार्केट में बाजरे की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो वो क्या करता है, इसकी कमोडिटी की अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो उसको जो 80 रुपए में जो कमोडिटी मिलती है, मान लो 80 रुपए में उसको मिलती थी लगभग 7 केजी, कितनी मिलती थी, 7 केजी। अगर मार्केट में इसकी प्राइस इंक्रीज हो तो इसको 7 केजी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ पैसे हमें इसमें मिलाने पड़ते। इससे ये नहीं करता है कि प्राइस इंक्रीज होने से इसकी डिमांड में कोई कमी आएगी, वो डिमांड में कमी नहीं आएगी, वो अपना डिमांड कांस्टेंट रखे, क्या रखेगा, अपना डिमांड कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट है, उसको अपने फैमिली कंजम्पशन के लिए अति आवश्यक है, उसको मतलब इतना केजी बाजरा चाहिए थे, तो वो क्या करे, जो इन्वेस्टमेंट ये व्हीट में कर रहा है 10 रुपए, वो इन्वेस्टमेंट इसमें करेगा 7 केजी प्राप्त करने के लिए। तो इसमें क्या हुआ कि प्राइस इंक्रीज होने पर, किसी वस्तु की प्राइस इंक्रीज होने पर यहाँ पे डिमांड में क्या हुआ, डिक्रीज नहीं हुआ, वो कांस्टेंट का कांस्टेंट रहा। अब ऐसी कंडीशन अगर दूसरी बात, अदर साइड अगर बात की जाए, अगर मार्केट में बाजरा की प्राइस क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो वो ऐसा नहीं करे, डिक्रीज होने पर वो जहां पे 7 किलो खरीदता था तो वहां पर 9 किलो खरीद लेगा, वो 9 किलो खरीदेगा, वो 9 किलो यहाँ पे नहीं खरीदेगा, वो जो रिमेनिंग में पैसा बचेगा वो व्हीट पर खर्चा करेगा। वो तो मजबूरी पर बाजरा कंजप्शन कर रहा है, वो तो मजबूरी पर बाजरा कंजप्शन, वो नहीं चाहेगा मैं बाजरा कंजप्शन कर, इसलिए वो एफर्ट नहीं कर पा रहा अपनी फैमिली को, ठीक है। तो इसलिए क्या पैसा प्राइस इसका बाजरा के डिक्रीज होने पर वो क्या करेगा, व्हीट पर इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देता और उसकी सेम टू सेम क्वांटिटी तो अच्छा प्रोडक्ट वो खाना स्टार्ट करता। इसलिए क्या होता है, ये क्या होता है, फ्लक्चुएशन हो जाता है। तो इसलिए बताते हैं कि प्राइस डिक्रीज और इंक्रीज होने पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसे हम बोल देते हैं गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स गिवन बाय द रॉबर्ट गिवन, ठीक है। सेकेंड जो आता है हमारा, उसे हम बोलते हैं प्रेस्टिजियस गुड्स। क्या बोलते हैं, प्रेस्टिजियस गुड्स। ये क्या होता है, एक ऐसा एक्सेप्शनल ऑफ डिमांड में आता है। कुछ हमारे देश में क्या होता है, ऐसे गुड्स भी होते हैं कि जो बहुत ही हाईली प्राइजेस के होते हैं, जो हर व्यक्ति उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कुछ जो हाईली सोसाइटी के लोग होते हैं, जो हाईली सोसाइटी के लोग होते हैं, बहुत रिच पर्सन होते हैं, तो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं मार्केट में कि मार्केट में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट आया या मार्केट में ऐसा कौन सा चीज आया जो बहुत ज्यादा वो कीमती हो, तो जैसे हाई क्लासेस के लोग होते हैं उसे तुरंत परचेज करते हैं, सब कुछ इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। ये केस इस तरह होता है, ये सिचुएशन ऐसी बनती है कि आप जानते हैं, आप अपने लोकेलिटी में चीज में देखते हैं कि जैसे कोई मार्केट कोई ऐसी चीज लॉन्च हुई, हर आदमी फंड कर, पर उसे दिखाने के लिए, दिखावटी के लिए क्या करते लोग उसे बचेगा। जैसे आपका हो जाता है गोल्ड, गोल्ड में आपको हो जाती है ज्वेलरी आ जाती है, या कोई डायमंड हो जाता है, बहुत ही मतलब प्रेस्टीज है, डायमंड हो जाता है, गोल्ड है, बहुत ही कीमती चीजें होती हैं। तो लोग क्या करते हैं, सोसाइटी को दिखाने के लिए कि मतलब जैसे ही मार्केट में लॉन्च हुआ उसे वो तुरंत परचेज करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि किसी वस्तु की प्राइस बढ़ने पर वो क्या हो जाता है, उसका मॉडल चेंज हो सकता है, ब्रांड चेंज हो जा सकता है। तो इसी कंडीशन में किसी वस्तु की प्राइस इंक्रीज होने पर उसकी डिमांड भी क्या हो जाती है, प्राइस क्या हुई हमारी इंक्रीज हुई तो डिमांड भी उसके साथ क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती। प्राइस क्या होगी, इंक्रीज हो तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती। ये केस प्रेस्टीजियस गुड्स में होता है, ये केस का तो प्रेस्टीजियस गुड्स में होता है, जो बहुत ही कीमती होता है, हाईली सोसाइटी लोग के पर्सन करते हैं, ये केस ऐसा आपका होता है। तो आपका जैसे हो गया गिवन गुड्स हो गया, प्रेस्टीजियस गुड्स हो गया, फिर आपके कुछ ऐसे केस चलते हैं जिसको हम बोल देते हैं एक्सेप्शन ऑफ द डिमांड, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दो ही पूछे जाते हैं हमेशा, गिवन गुड्स पूछ लिया जाता है, एक आपका प्रेस्टीजियस गुड्स पूछ लिया जाता है। कुछ और है, जैसे क्या होता है, सी में आ जाता है, और आपका सी में क्या हो जाता है, कभी कभी केस क्या हो जाता है कि लोगों क्या हो जाता है, जब मार्केट में किसी वस्तु की सप्लाई कम हो जाती है, समझना बात, जब मार्केट में किसी वस्तु की सप्लाई कम हो जाती है, या उसे एक चीज का डर रहता है कि इस वस्तु की मार्केट में क्या सप्लाई कम हो जाने से इसकी प्राइस क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो उसमें क्या हम बोल देते हैं फियर
शॉर्टेज, फियर शॉर्टेज ऑफ द गुड्स। इस केस में क्या होता है कि अचानक क्या होता है, लोगों के अंदर, कंज्यूमर लोगों के अंदर ये डर हो जाता है कि मार्केट में इस वस्तु की जो है फर्दर क्या हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रही है। तो प्राइस इंक्रीज होने से उनके अंदर ये डर आ जाता है कि इसकी अवेलेबिलिटी का वजह कम हो जाएगी और इनकी फर्दर प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती रहेगी। तो इस कारण से क्या हो जाता है, प्राइस चाहे जितनी भी इंक्रीज हो, समझना बात को, प्राइस चाहे जितनी भी इंक्रीज हो, लोग उनको अधिक मात्रा में परचेज करने लगते हैं। सपोज दैट आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। पहले कुछ साल में ऐसा कंडीशन हुआ, जैसे आपका साल्ट का काम है, ठीक है, साल में ऐसा केस हुआ था कि लोगों को क्या पता चला, भ्रम पैदा हो गया था कि भाई साल्ट के यहाँ मार्केट हमारे इंडिया में अब क्या शॉर्टेज होने वाली है। तो जब सहते साल्ट जैसे 5 रुपए किलो का पैकेट मिल रहा है और जैसे 10 हो गया और जैसे जैसे 15 रुपए पर केजी का मिलने लगा था, तो लोगों के अंदर डर पैदा हो, कहीं ऐसा ना हो कि साल्ट हमें मिलना बंद हो जाए और उसका शॉर्टेज हो जाए। तो लोगों ने क्या किया, उसको अधिक मात्रा में खरीदना चालू कर दिया। तो इस केस में क्या हो गया कि ये भी क्या, किसी वस्तु की प्राइस इंक्रीज होने पर, समझना बात, किसी वस्तु की प्राइस इंक्रीज होने पर उनकी डिमांड भी क्या हो, अधिक से अधिक लोग करने लगते हैं। किसकी वजह से, फियर शॉर्टेज ऑफ द गुड्स की वजह से। किसकी वजह से, फियर शॉर्टेज ऑफ द गुड्स की वजह से। तो ये केस हो जाता है एक्सेप्शनल लॉ ऑफ द डिमांड। समझने बात को। आप एक गिवन गुड्स था जो बाजा का एग्जांपल थे, प्रेस्टिजियस गुड्स था जो आपको गोल्ड का एग्जांपल दिए गए थे, और एक फियर शॉर्टेज ऑफ गुड्स होता है जो आपका इसमें साल्ट का एग्जांपल दिया गया है कि जो एक एक्सेप्शनल लॉ ऑफ डिमांड में क्या होते हैं, फॉल करते हैं। तो फोर्थ चीज क्या होता है आपका, जिसको हम बोल देते हैं हाई प्राइजेस, हाई प्राइजेस ऑफ गुड्स। इसमें केस में क्या होता है, जब आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट में आपको दो ब्रांड के एक ही कमोडिटी को रखा जाएगा। जैसे आप एक सोप समझो, आपको एक लाइफ बॉय की बात करते हैं, आप एक पियर की बात करते हैं। तो लोग क्या माइंड में सोच लेते हैं कि यार पियर 20 रुपए की है, लाइफ बॉय 10 रुपए की, तो ये पियर 20 रुपए की तो अच्छी होगी। क्या होगी, ये पियर 20 रुपए की, इसके कुछ क्वालिटी अच्छी होगी। तो लोग पैसा देख के नहीं, उसके ब्रांड देख के और उसके प्राइस, ब्रांड भी देख के, उसके प्राइस देख के क्या होता है, उस पर डोमिनेट कर जाते हैं। देखो एक उसके पास दो चीज है, एक तो उसके पास 10 रुपए की साबुन है, एक उसके पास 20 रुपए की साबुन है, पर वो परचेज किसको करता है, 20 रुपए। किसकी वजह, हाई प्राइस ऑफ गुड्स। और वो इस माइंड को थिंक लेके चलता है कि 20 रुपए की थोड़ा साबुन ये अच्छी होगी। तो इस केस में भी क्या होता है, हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता। तो कुछ आपके 4 एग्जांपल थे जो बहुत ही पूछे जाते हैं। अब मोस्टली जो पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, वो पूछा जाता है गिवन गुड्स। ये पूछ लिया जाता है द गिवन गुड्स इंक्लूड बाय व्हिच, द गिवन गुड्स इंक्लूड बाय व्हिच लॉ। तो आप बता दें लॉ, एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड गिवन गुड क्या होता है, इसको रिलेट करता है, फॉलो करता है। इसके अंदर जो एग्जांपल आता है वो आता है बाजरा का एग्जांपल आता है। बहुत चीज पूछ लेता है प्रेस्टिजियस, तो यहाँ बता दें प्रेस्टिजियस गुड्स क्या होते हैं। तो आपको बताना प्रेस्टिजियस ध्यान रखो, बहुत ही जो कीमती चीज होती है, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, तो प्रेस्टिजियस तो गुड्स ऐसे पूछ लिया जाता है। किस चीज पर जाके फॉलो होती है, बताता है एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ देखो हम बात किसकी की, डिमांड की बात की। डिमांड आपको बताया गया है, डिजायर एंड विलिंगनेस को हम डिमांड नहीं कह सकते। जब इफेक्टिव डिजायर होगा, जब किसी कंज्यूमर के इफेक्टिव विलिंगनेस है, इफेक्टिव डिजायर होगा, तभी हम उसको डिमांड बोलेंगे। इसके बाद आपको ये बता, डिमांड की डिफिनेशन क्या बताई गई है कि डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन है जहां पे कंज्यूमर अपने एक ऑल पॉसिबल प्राइस के साथ, एक ऑल पॉसिबल प्राइस के साथ एक गिवन मार्केट पर, प्लेस पर, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के साथ जब किसी वस्तु को परचेज करता है, फाइनली कंज्यूम करता है, लेके आता है, पैसा स्पेंड करने के बाद, तब हम उसको क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। उसको ओनली डिजायर और विलिंगनेस को डिमांड नहीं बोल सकते, ठीक है। इसके बाद आपको बताया गया लॉ ऑफ डिमांड बता दिया गया, फिर आपको काइंड ऑफ डिमांड बताया गया, प्राइस डिमांड बताया गया, आपका एक इनकम डिमांड बताया गया और एक क्रास डिमांड बताया गया। प्राइस डिमांड प्राइस से रिलेटेड है, इनकम डिमांड इनकम से रिलेटेड, और क्रास डिमांड आपके ऐसे दो कमोडिटी से रिलेटेड जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं। कि एक की अगर मार्केट में प्राइस इंक्रीज होती है तो लोग क्या करते हैं, वो सब्स्टिट्यूट दूसरे वस्तु पर क्या होते हैं, डोमिनेट होते हैं, उसको परचेज कंज्यूम करने लगते हैं, उसको परचेज करने, लाइक दैट टी एंड कॉफी। अगर मार्केट में टी की प्राइस इंक्रीज होती है, अगर उसमें से कॉफी की प्राइस कांस्टेंट है, अगर उनको लगता है कि कॉफी पीना हमारे लिए बेटर है, तो लोग उस कॉफी पर डिपेंड हो जाते हैं, उसको कंज्यूम करने लगते हैं। तो हम उसे बोलते हैं क्रॉस डिमांड। तो आज हम इस चैप्टर को यहाँ तक इंक्लूड किए हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा तो वो हमारा होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि डिमांड क्या है, हम बोल देते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या था। हमने लॉ ऑफ डिमांड में क्या आपको बताया गया है कि मार्केट में किसी वस्तु की प्राइस इंक्रीज होने पर, मार्केट में किसी वस्तु की प्राइस इंक्रीज होने पर उस वस्तु की डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, हाउ मच इंक्रीज द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी एंड हाउ मच इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द डिमांड। कितना इंक्रीज हुआ,
कितना इंक्रीज डिक्रीज हो प्राइस ऑफ द क्वांटिटी में, और कितना इंक्रीज डिक्रीज हो द क्वांटिटी ऑफ डिमांड पर। यहाँ पे हम बात करें किस पर बात करेंगे, इलास्टिसिटी या डिमांड पर। किस पर बात करेंगे, इलास्टिसिटी या डिमांड पर। तो आपको जो नेक्स्ट है बहुत ही पूछा जाता है, ये चैप्टर यहाँ से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसकी वजह से, इसके वजह से इसको पूछा जाता है इलास्टिसिटी, क्या बोलते हैं इसको, इलास्टिसिटी या डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी या डिमांड। तो इसके अंदर क्या चीजें आती हैं, एक आती है आपकी प्राइस इलास्टिसिटी या डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। दूसरा आपकी आती है इनकम, इनकम इलास्टिसिटी या डिमांड। और थर्ड आपकी आती है क्रॉस इलास्टिसिटी या डिमांड। क्या आती है, क्रॉस इलास्टिसिटी या। तो ये इसके अंदर आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपको इसको बता दिया है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी इस आपके चैप्टर को अगले नेक्स्ट पीरियड आपको इसको इंक्लूड किया जाएगा और इसको और अच्छी तरह से समझाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहिए।